नमस्कार। महंगाई किसी भी देश के लिए दो तरीके से होती है। किसी किसी देश में ऐसा होता है कि महंगाई बढ़ रही होती है, इन्फ्लेशन जिसको हम बोलते हैं, बढ़ रही होती है तो उस देश का विकास माना जाता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें स्थिर रह जाती है। जैसे किसान की जो फसल है उसके दाम स्थिर रह जाते हैं या काफ़ी कम बढ़ते हैं, लेकिन उसी जगह वो किसान जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, जिन चीज़ों का यूज़ कर रहा है, वो चीज़ें आसमान छूने लगती है। कैसे होता है ये? जैसे ऑयल है, पेट्रोल, डीज़ल, ठीक है? ये इनकी कीमतें 52 रुपए थी, इनकी कीमतें 60 रुपए थी, तब किसान की फसल की कीमत क्या थी? आज इनकी कीमतें 2 गुना हो गई है, तब किसान की फसल की कीमत क्या है? मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ आती है, वस्तु आती है, उसकी कीमत पहले क्या हुआ करती थी? जैसे किराना की दुकान पे हम जाते हैं, वहाँ पे पार्ले जी बिस्कुट आपने देखा होगा, उसकी कीमत पहले क्या थी, आज क्या है? उसके अंदर आने वाले जो बिस्किट हैं, उनकी मात्रा पहले क्या थी, आज क्या है? और उसी दौरान गेहूँ की कीमत, क्योंकि गेहूँ से बिस्किट बनते हैं, पहले क्या थी और आज क्या है? महंगाई को विकासशील तब माना जाता है किसी देश के लिए जब महंगाई के साथ साथ उसकी आय बढ़ रही हो, मतलब उस देश के लोगों की आय भी बढ़ रही हो। मतलब हम बाइक खरीदते हैं, लेकिन पहले बाइक की कीमत क्या थी, आज बाइक की कीमत क्या है? पहले उस व्यक्ति की आय क्या थी, आज उस व्यक्ति की आय क्या है? तो ये सारी चीज़ें हम महंगाई को माप सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसी देश के लिए महंगाई तब अच्छी होती है जब सबकी आय बढ़ रही हो और लोग सहमत हो खरीदने के लिए, मतलब सक्षम हो खरीदने के लिए। लेकिन दूसरी चीज़, महंगाई बढ़ रही है, लोग सक्षम ही नहीं है खरीदने के लिए, तो वो देश फिर घाटे में जाने लगता है, वो देश पिछड़ने लगता है। तो आज इसी महंगाई के टॉपिक को लेकर चर्चा करनी है। हम बात कर रहे हैं 2025-2026 को लेकर, जो करंट अफेयर्स है हमारा उसको लेकर, और कुछ आंकड़े आपके सामने रखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो ध्यान से सुनना और यहाँ पे पूरी क्लास को अच्छे से समझना। हमारी पहली क्लास में हमने जीडीपी को लेकर चर्चा की थी कि हमारे देश की जीडीपी क्या है और जो अनुमानित है वो क्या आंकड़े हैं, उसको लेकर काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा की थी, आप देख सकते हो। हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन, महंगाई। सरकारी आंकड़ा कहता है कि 2025 और 26 अप्रैल से लगाकर दिसंबर तक, जब आप महीने गिनोगे तो लगभग 9 महीने होंगे ये, जो खुदरा महंगाई दर है, जो रिटेल प्राइस है, वो 1.7% रहने के अनुमान है। मतलब कि काफ़ी कम हो रही है ये। 1.7% महंगाई काफ़ी कम है और काफ़ी बेहतर होता है ये चीज़ें। इसमें समझना 2024 और 2025 में ये 4.6% हुआ करती थी, जहाँ से काफ़ी भारी गिरावट हमको देखने को मिलती है और 1.7 पर ये आ जाती है। जो महंगाई 4% 0.6% की वृद्धि दर ग्रोथ हो रही थी, वो महंगाई काफ़ी कम हो जाती है। 2000 उससे एक साल और अगर पीछे देखें तो 2023-24 में ये 5.4% थी। 68% की कमी हमको देखने को मिलती है 2026 में। अनुमानित आंकड़े हैं ये, ठीक है, यहाँ तक हमको देखने को मिलती है। अब देखना यहाँ पे खाने की थाली, हमने आपके घर से जुड़ी हुई चीज़ को उठाया है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझो और ये चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन हो सके हमारे सामने। तो इसको ध्यान से सुनना और इसको ध्यान से समझना। देखो, खाने की थाली, प्याज और टमाटर। आरबीआई जो नोट छापने की मशीन है एक हमारे देश में, मतलब कि क्या हो रहा है, कितने मुद्रा नोट छापे गए हैं, वो है उसका एक होता है टॉलरेंस बैंड, इसको हम कहते हैं। 2 से लगाकर 6% के बीच में होता है। आरबीआई का मानना है कि महंगाई दर जो 6% ऊपर ना जाए और 2% से नीचे ना जाए। लेकिन यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रही, तो हम इससे भी काफ़ी नीचे चले गए हैं। लेकिन आगे हम देखेंगे कि एक विश्व बैंक के द्वारा कहा जाएगा कि महंगाई की दर वापस भारत में काफ़ी तेज़ी गति से बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे समझना खाने की थाली, इसको सर्च करना आप, टॉलरेंस बैंड क्या होता है, और कमेंट पे हमको बताना है कि ये क्या होता है। प्याज और टमाटर 12%
से 15% की गिरावट देखने को मिली है इनकी कीमतों के अंदर, ठीक है। उसके बाद बफर स्टॉक और आयात के कारण दालें 10% थी जो 3% नीचे आ गई है। ये महंगाई कम क्यों हुई है, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने बफर स्टॉक कर दिया घर में, ठीक है, घर में मतलब गोदामों के अंदर, उसके कारण कीमतें बढ़ी थी। बफर स्टॉक और आयात के कारण 10% थी जो आज वापस 3% नीचे आ गई है, मतलब कि 7% कुछ रह गई हैं दालें। जो कीमतें थी दालों की वो काफ़ी कम हो गई है। लेकिन क्वेश्चन है, किसानों को सही कीमत मिली क्या? किसानों की जो फसलें हैं उनको सही कीमत मिली क्या? हमने शुरुआत में आपसे ये चर्चा की थी कि एक किसान है और एक कोई वस्तु है, दोनों चीज़ों में आप देखिए कि क्या फसल, किसी वस्तु की कीमत तो बढ़ रही है, लेकिन किसी व्यक्ति जो पैसे कमा रहा था, जैसे किसी कंपनी में काम करने जा रहा था, मजदूर था, ये नहीं है कि उसकी पोस्ट बढ़ गई इसलिए उसके पैसे बढ़ गए, नहीं। अगर वो मजदूर था, किसी कंपनी के अंदर कर्मचारी था, उसकी तनख्वाह मान लो कि 10,000 रुपये थी, तो आने वाले समय में उसी कर्मचारी की तनख्वाह, ऐसा ना हो कि उसकी प्रमोशन हो जाती है कुछ समय बाद और उसकी तनख्वाह वैसे ही बढ़ेगी और प्रमोशन होने के बाद, लेकिन उस पोस्ट की कीमत जो पहले 10,000 रुपये दी जा रही थी महीने के, क्या वो बढ़ी है उस हिसाब से बढ़ी जिस हिसाब से देश के अंदर महंगाई बढ़ी है? तो ये होता है। तो किसानों को सही कीमत मिली क्या? यहाँ पे दालें 10% ऊपर चली गई, ठीक है, वापस नीचे आ रही है। बफर स्टॉक किया तो महंगाई बढ़ी, लेकिन क्या उस व्यक्ति की कीमत आई बढ़ी है क्या? तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि कृषि में 10% की वृद्धि हुई है, कृषि के अंदर 10% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि जो बुआई की जा रही खेतों में उसके अंदर 10% की वृद्धि हुई है, सॉरी 4.5% की वृद्धि हुई, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। मतलब एक खेत है, पहले जिस खेत में बुआई की जा रही थी वो खेत की बुआई भी बढ़ी है और खेतों की संख्या भी बढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे कृषि की जो वृद्धि हुई वृद्धि हमको देखने को मिली। ऐसा भी हो सकता है कि एक खेत में 2 फसलें ली जा रही थी वो अब 3 फसलें लेने लग गए हैं, उससे भी वृद्धि हो सकती है। अब देखना यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? खाने और ईंधन को हटा दिया जाए तो 3.5 से 4 पॉइंट है, ये रियल महंगाई दर जो आपके सामने निकल के आती है। कोर इन्फ्लेशन पृथ्वी होती है, हम उसको कहते हैं कि पृथ्वी का कोर कहाँ है, उसके बीचों बीच। इस महंगाई की असली वो जो हमको देखने को मिलता है असलियत, वो यहाँ पे देखने को मिलती है। खाने और ईंधन को हटा दिया जाए, खाने को अगर और ईंधन को हटा दिया जाए तो आज भी 3.5 से 4% के बीच में जो 1% है वो एकदम से खारिज हो जाती है, और असली क्या बात आती है ये निकल के आती है। क्यों आया? एजुकेशन देख लीजिए आप, आपके आसपास कॉलेज होंगे, आप कॉलेज कर रहे होंगे, आप जो भी कर रहे होंगे उसकी आप फीस देख लीजिए, निरंतर बढ़ रही है, 5% 6% हर साल बढ़ाई जा रही है, ठीक है। हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सुविधाएं, मेडिसिन, कीमतें कितनी बढ़ गई है इनकी, इन पर टैक्स भी बढ़ गया है, इनकी कीमतें भी बढ़ गई है, ठीक है। सर्विसेज, सेवा क्षेत्र के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ों की काफ़ी हद तक प्राइस बढ़ चुकी है। आप जो पहले चीज़ें बिल्कुल ही मुफ्त हुआ करती थी, जैसे गूगल पे हो गया, ठीक है, यूपीआई हमारा हो गया, उसमें भी अब काटने लगे हैं। एटीएम हो गया, पहले एटीएम बैंक वाले फ्री में देते थे, आज उसका भी चार्ज कटने लगा है, 500 रुपये कट जाते हैं साल के। तो सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो इस बात को समझिए कि सिर्फ खाने को और ईंधन को हटा दिया जाए तो ये कितनी होती है? 3.5 से 4.4% के बीच में होती है, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, सर्विस 5 से 7% सालाना वृद्धि किस में हुई है? हमने इसकी बात की है, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में 5 से 7% सालाना वृद्धि हो रही है इनमें। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन, इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन, डॉलर के मुकाबले रुपया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। सॉरी, इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड, आयात करना चीज़ों को, निर्यात नहीं करना। निर्यात करना तो हमारे देश से बाहर चीज़ों को बेचना, आयात करना मतलब कि किसी देश से चीज़ को खरीदना। अब देखो, आईफोन है, ठीक है, अब समझना है यहाँ पे, आईफोन है अमेरिका का,
मान लो कि आईफ़ोन की कीमत अभी तो लाखों में, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आईफ़ोन की कीमत ₹100 है। ठीक है, इसको हमारे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि मान लेते हैं कि आईफ़ोन की जो कीमत है वो ₹100 है। ठीक है, अब आप बताइए कि ये हमने अमेरिका की प्राइस बताई कि अमेरिका के अंदर आईफ़ोन की जो कीमत है वो ₹100 है। अमेरिका के अंदर तो डॉलर चलता है। क्या चलता है? डॉलर चलता है। अब उसकी कीमत भारत में कितनी होगी? भारत में अभी लगभग ₹90 का मतलब कि $1 ₹90 का है, तो भारत में वो कीमत कितनी हो जाएगी? ₹900 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप बताइए, ₹1 जो गिर रहा है, अगर यहाँ पे हमारा रुपया ₹50 होता, ₹50 $1 होती, ये कीमत 500 होती। समझ रहे हो ना? मतलब कि हमारा रुपया गिरेगा तो दुनिया के अंदर जो भी चीज़ हम मंगवा रहे हैं वो कीमत बढ़ेगी। तेल मंगवाएंगे, कीमत उसकी बढ़ जाएगी। मोबाइल मंगवा रहे हैं, कीमतें बढ़ जाएगी। कोई भी ज़रूरी संसाधन चीज़ें जो भी हम मंगवा रहे हैं टेक्नोलॉजी में हर एक कीमत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा रुपया गिरता जा रहा है। अब यहाँ पे वित्त मंत्री ने कहा था कि हमारा रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अगर हम आज के दौर में सिर्फ रुके भी रहे कि मतलब एक जगह खड़े हो जाते हैं, तो भी हम काफ़ी पीछे चले जाएंगे, पीछे जा रहे होंगे। मतलब समझना इस चीज़ को। तो ये बात समझ में नहीं आई तो वापस समझना कि दुनिया प्रगति कर रही है, हमको दुनिया के साथ प्रगति करनी ही पड़ेगी। हम एक जगह खड़े भी रहें तो हम काफ़ी पीछे चले जाएंगे इस चीज़ से। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और समझना आप, ये है क्रूड ऑयल और इलेक्ट्रिक सामान जो हम बाहर से मंगवाते हैं, इसको वापस नोटिस करना कि डॉलर के मुकाबले रुपया, दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ महंगी होती है। ठीक है, अगर हमारा रुपया कमज़ोर होता है तो उस चीज़ अपने आप ही कीमत बढ़ जाएगी। अब मान के चलिए यहाँ पे आप देखिए कि हमने कहाँ पे लिखा था रुपया, ये ठीक है ₹900। अब मान के चलिए कि अगर हम डॉलर रुपये को मजबूत करने लगे और एक दिन ऐसा है कि हम $1 बराबर ₹1 कर दें, जो हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कर दें, ये आईफोन हमको मात्र ₹100 में मिलेगा। सोच सकते हो इस बात को कि रुपया के गिरने से कितना नुकसान हो रहा है हमको। तो ये जो कहते हैं ना कि विदेश के अंदर डॉलर का उनका क्या, डॉलर, किसी नेता ने कहा था ये बात कि डॉलर से हमको क्या लेना देना। उसके पास भी आईफोन ही था, आप सोच सकते हो। तो मतलब जो आईफोन ₹100 में मिल जाना चाहिए था, उसकी 9 गुना कीमत चुकाई है। कारण क्या है कि हमारी गलत नीतियों की वजह से, हमारे कुछ चुनाव प्रचार में ज़्यादा पैसे खर्च करने से, फ्री में चीज़ें बांटने से ये सारी चीज़ें हो रही। अभी नेताओं के बच्चे सारे विदेशों में पढ़ रहे हैं। किसी की भी, जो भी नेता है, बड़ा नेता है, जो भी सांसद है, एमएलए है, जो भी है, जो बड़ी बड़ी फेंकता है ना कि देसी अपनाओ देसी अपनाओ, इन सब के बच्चे आईफोन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उसका लोग तोड़ा नहीं जा सकता है। अब आप सोचिए कि वो लोग हमको लूट रहे हैं और रुपये की कीमत जो बिल्कुल ही गिरा चुके हैं। ठीक है, अब ये रुपये की कीमत जितनी गिरेगी, इसके दाम उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। और सिर्फ आईफोन की बात नहीं है, हर एक चीज़ जो विदेश से मंगवा रहे हैं। इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट समझ लेना। अब आगे चलते हैं। वैश्विक संकेत। अब जो हमने, ये रियल है हमारा। अगर सिर्फ देखो, गरीब है, कोई परिवार है गरीब है, क्या उसकी थाली में खाना मिल जाएगा? तो क्या वो, उसका परिवार सक्षम हो जाएगा? शिक्षा नहीं मिलेगी तो कहाँ पे जाएगा वो? बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ सोच भी नहीं सकता है आज के दौर में। हमने पिछली क्लास में भी आपसे यही बात की थी कि अब जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों को पढ़े लिखे चाहिए लोग चाहिए, मजदूर भी चाहिए, तो पढ़े लिखे मजदूर चाहिए उनको। मतलब मेहनत से ज़्यादा उनका माइंड सेट चाहिए कि हाँ, ये दिमाग से कितना सोच सकता है, कितना काम कर सकता है, कितने मतलब ये शिक्षित है, ऐसे लोग चाहिए अब। क्योंकि मशीनें काफ़ी हद तक काम कर रही है मज़दूरों का, तो वो तो निकाल रहे हैं लोगों को बाहर। तो एजुकेशन कितनी ज़रूरी हो गई है आज। ठीक है, तो इसको लेकर तो हकीकत में ये 3.5 से 4% है, जो हमको 1.7 बताया जाता है वो ये है। अब आगे चलते हैं। वैश्विक संकेत, जो वर्ल्ड बैंक है जी, ठीक है, विश्व
के आधार पे हमको ये बताया जा रहा है कि जो 2026 और 27 में आने वाले समय में वापस इसकी कीमतें बढ़ जाएगी। ये ट्रेड डील हमारी हुई है, ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें हुई है, इनको संदर्भ में रख कर ये बात की गई है। अब आगे चलते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन। हम क्या करते हैं कि गलती करते हैं, जीडीपी की जो ग्रोथ रेट हम जोड़ लेते हैं तो पूरे देश के उत्पादन को एक साथ रख के जोड़ लेते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि किराने की दुकान से कितना सामान खरीदा गया है, एक बड़े मॉल से कितना खरीदा गया है, एक छोटी दुकान से कितना खरीदा गया है। इनको अलग अलग रख के सोचना पड़ता है। और ये करते हैं, सर्वे में आता है सारी चीज़ें। कोई वेबसाइट सर्वे करती है, कोई संस्था सर्वे करती है, उस सर्वे के अंदर ये चीज़ें शामिल की जाती है। ठीक है, तो वो सर्वे आना काफ़ी ज़रूरी है। तो 4.6 से हम 1.7 पे आए हैं। देखो, अगर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि सभी चीज़ों को मिला दिया जाए, जिसमें एजुकेशन भी आ जाएगी, जिसमें खाना भी आ जाएगा, जिसमें आपकी थाली में जो चीज़ मौजूद है सारी चीज़ें आ जाएंगी, सब कुछ ठीक है मिला दिया जाएगा। जो आप खरीदते हो या बेचते हो सारी चीज़ें आ जाएगी उसके अंदर, फिर वो महंगाई देखी जाएगी। 4.6 से हम 1.7 पे आ जाते हैं। लेकिन उसी जगह पे खाने को साइड में रख दिया जाए, ईंधन को हटा दिया जाए। ठीक है, ईंधन को हटा दिया जाए, खाने को साइड में रख दिया जाए, हमारी जो असलियत है वो 3.5 से 4% के बीच में है। मतलब ये जो आंकड़ा है ये सिर्फ कुछ चीज़ें ज़्यादा है, ईंधन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, खाना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, ये दोनों चीज़ें ही इसको काफ़ी नीचे लेके आ जाती है। ठीक है, अगर आप सोचिए एजुकेशन को हटा दें, इसको हटा दें, इसको इसमें शामिल ना करें तो ये तो माइनस में चला जाएगा। कि महंगाई घटी कहाँ, महंगाई तो माइनस में चली गई है। ठीक है, बढ़ी कहाँ है ऐसे। फूड इन्फ्लेशन, ठीक है, खाना पे 7.5% था, ये 1.5% पे आ गया है। ठीक है, कीमतें काफ़ी कम हो गई है खानों के लेकर, इसलिए कह रहे हैं। अब कोर इन्फ्लेशन 4.2% से 3.8% पे आ गया। ये सारणी है, इसको लिखना ज़रूर। 2024 में ये था, 2025-26 में ये हो गया। कोर इन्फ्लेशन की हमने बात यहाँ पे की थी, ये लिख रखा है। ठीक है, तो अब देखो, हमने पिछली क्लास में जो चर्चा की थी उसको थोड़ा छोड़ मिला देते हैं। अनुमानित जो है, अनुमानित है या अनुमानित नहीं है, 7.4 6.5%। पहले ये, अभी ये 7.4 है अनुमानित, पहले ये 6.5% थी। निजी उपभोग जो खर्च है लोगों के द्वारा किया जा रहा है, लोग खर्च तो काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन जब हमने आपको रियल डाटा बताया था उसमें आपने देखा था कि बाइक काफ़ी कम खरीदी गई है, सस्ती कारें काफ़ी कम खरीदी गई है, महंगी कारें ज़्यादा खरीदी गई है। तो अमीर लोग अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग गरीब हो रहे हैं। तो ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सारे आंकड़े हमने आपको बताए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।